प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, परीक्षार्थी वृंद, मेरे सुहृदवर बंधु, आज मैं आधुनिक काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वास्तव में मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण के साथ ही साथ हिंदी साहित्य पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। शायद मैं अक्सर अग्रेसित करता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जाहिर है कि जैसा हमारे देश की राजनीति होगी, सभ्यता होगी, वैसा ही हमारे देश का साहित्य भी होगा। और विद्वानों के मतानुसार, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 के बाद से होता है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे हिंदी साहित्याकाश के गगन पर एक ऐसा इंदु उदय हुआ जो साक्षात हिंदी साहित्य का चंद्रमा साबित हुआ और अपनी चांदनी से कौमुदी रूपी दिव्य प्रकाश सारे भारतीय मानस पर प्रकीर्ण कराया। ऐसे दीप्यमान इंदु साक्षात भारतेंदु जी को हम सादर नमन करते हैं, जिनके आगमन से हिंदी साहित्य पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुआ। और उन्हीं के नाम पर इस काल का नाम नवजागरण काल, भारतेंदु युग प्रणेता थे, युग प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने ही नाम पर युग प्रवर्तन किया। यद्यपि उनका यह नाम स्वयं उनका नहीं थे, उनके विद्वत मंडली ने, प्रताप नारायण मिश्र ने इस काल को भारतेंदु युग के नाम से पुकारा और सब लोग जानते हैं। जाहिर है 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का युद्ध हुआ। अंग्रेज इस युद्ध को दमन कर दिए, सफल हो गए। हमारे भारतीय क्रांतिवीर इस युद्ध में असफल हो गए, क्योंकि यह क्रांति इतिहास गवाह है कि एक साथ नहीं हुई, कई जगहों पर कई बार हुई। और फिर क्या था, अंग्रेज़ों को अपनी सेना उन स्थानों पर भेजकर दमन करने में आसानी हुई। नहीं, एक साथ अगर ये लड़ाई हुई होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, या हम तभी आज़ादी पा लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि जनता सहम गई। हालांकि क्रांतिवीर नहीं सहमे, वो भीतर अपनी तैयारियां करते रहे। यूँ कह लीजिए आप कि हमारा ये 1857 का जो गदर था, या युद्ध था, या क्रांति थी, यह हमारे भारतवासियों में, भारतीय वीरों में, भारतीय जनमानस में, बच्चे में यह स्वाधीनता संग्राम की क्रांति को, अग्नि को भड़का दिया। अंग्रेज दमन करने में काबिल थे, माहिर थे। उन्होंने जगह जगह दमन किया और हम भारतीयों को दबा दिया। परिणाम क्या हुआ, युद्ध की, क्रांति की शांति तो छा गई। चारों तरफ समाज में आने जाने में, आवागमन में, सब जगह शांति थी, दिख रही थी। लेकिन भीतर ही भीतर क्रांतिकारियों में अपने भारत माता की आज़ादी के लिए आक्रोश पनप रहा था, और धीरे धीरे ये अक्सर होता रहा। और 1947 में पुनः पुष्पित पल्लवित होकर के ऐसा विस्फोट हुआ कि अंग्रेज़ों को त्राहिमाम मान करके भारत छोड़ना ही पड़ा। इस बीच के दौरान अंग्रेज जब 1857 में की क्रांति को दबा दिए, बड़े प्रसन्न हुए और जगह जगह भारतीयों का, किसानों का, मजदूरों का, विद्वत मंडली का शोषण करने लगे। आपको पता ही होगा, प्रेमचंद जी की जीवनी में आप पाएंगे कि सोजे वतन नामक एक उपन्यास था, जो वतन के ही नाम पर लिखा गया था। इसे अंग्रेज़ों ने जब्त करा दिया और आग लगवा दिया, जला दिया, और प्रेमचंद को कारावास में डाल दिया। यानी बुद्धिजीवियों को भी, लेखकों को भी परेशान किया गया, कवियों को भी परेशान किया गया, ऋषि मुनियों को भी, ताकि वे क्रांति की या स्वतंत्रता की अलख न जगा सकें। लेकिन फिर भी वो शोषण करते रहे। और इतना ही नहीं, हमारे देश की अपार संपदा, धन दौलत से अपना देश का खजाना, इंग्लैंड का खजाना, हमारा विक्टोरिया का खजाना तो भरते ही रहे, साथ ही साथ अपना व्यक्तिगत जितने भी लॉर्ड, जितने भी वायसराय आए, वे सब
यहाँ से कमा करके लाल हो करके चले गए, अपना भी खजाना भरते गए। लेकिन उन्हें जाने अनजाने में कुछ ऐसा होता गया जिससे हमारे देश के जवानों, भारतीयों, कवियों, लेखकों में एक प्रसार बोध, वैज्ञानिक बोध और आधुनिकता के रूप में जो नए लेखन की प्रवृत्ति को प्रकाशित किया, नए तरीके से प्रकाशित किया, क्रांतिकारियों को जगाने का, नौजवानों को, नवयुवकों, नवयुवतियों को प्रेरित करने का इन हमारे भारतीय मनीषियों ने, भारतीय कहानीकारों ने, भारतीय उपन्यासकारों ने अलग अलग शैली से, अलग अलग रूप में प्रकाशित किया और ये आधुनिक काल प्रतिष्ठित हुआ, जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन्होंने, भारतेंदु जी ने प्रच्छन्न तौर से अंग्रेजी भाषा को भी अपनाया, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यही कहा कि सब उन्नतियों का मूल अपनी निज भाषा हिंदी ही है। बिना इसके हिंदी के ज्ञान प्रविष्ट और विकसित पूर्णता प्राप्त करने के पहले हृदय का जो सूल है, कांटा है, अभिव्यक्ति है, वह मिट नहीं सकती। अतः विभिन्न भाषाओं से जो भिन्न भिन्न ज्ञान विज्ञान हैं, उन्हें अध्ययन करके निज भाषा यानी हिंदी भाषा में उसे प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे में आधुनिक काल, नवजागरण काल, ये काल ही, क्योंकि भारतेंदु जी ने नवजागरण का किया, निबंध के इन्हें जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण भारतीयों में इस क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद नेताओं, महर्षियों जैसे महर्षि अरविंद घोष आदि तमाम क्रांतिकारियों तथा लेखकों और कवियों के द्वारा नया जागरण काल, सुधार रूप काल चल पड़ा, जो 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमें इस काल को भी लगभग 4 नए नामों से बांटना पड़ा, तभी अध्ययन की सुविधा होती है, नहीं तो सारी अध्ययन सामग्री एक में विलीन होने लगती है। पुनर्जागरण काल, जिसे हम हिंदी की आधुनिक हिंदी काव्य के और गद्य के जनक कहे जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जो 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद फिर हमारे साहित्य में, हमारे देश की साहित्य में, हमारी धरा पर एक ऐसी दिव्य माँ भारती की प्रतिमूर्ति के रूप में साक्षात एक ऐसी पत्रिका का अवतरण हुआ, जो हिंदी साहित्य की लगभग प्रथम प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। वास्तव में देवी माँ सरस्वती ने स्वयं मानो इस पत्रिका को प्रकाशित करके, अवतारित करके हम भारतवासियों को अद्भुत दिव्य वस्तु प्रदान करके मानो हिंदी का उत्थान ही कर डाला। और इस पत्रिका को 1900 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने विमोचन किया और संभाला। उसके बाद भारतीय युग के बाद, यानी अचानक ही यह देदीप्यमान नक्षत्र, साक्षात चंद्रमा की चांदनी कौमुदी सिमट गई अल्पावस्था में ही, और भारतीय युग के देहावसान के बाद नया युग शुरू हुआ, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। यह द्विवेदी युग आचार्य, प्रवर, महान मूर्धन्य विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और महान समीक्षक आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। आइए, जो यह 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। सन 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में, संपादकत्व में ये सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई, अवतरित हुई हम कहेंगे, क्योंकि इससे हम हिंदुस्तानियों का और नए नए लेखकों का उदय हुआ। और इस पत्रिका को पुनः 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संरक्षण में इसका पुनरुद्धार हुआ, और स्वयं यह द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक चलता है। और इस द्विवेदी युग में साक्षात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तमाम लिपियों का सुधार करके, तमाम नई नई पत्रिकाओं का विमोचन करके नए नए लेखकों को लिखने की प्रेरणा दिया। यहाँ तक कि इस द्विवेदी युग में
खड़ी बोली हिंदी काव्य की भाषा भी प्रतिष्ठित हुई। बताते चलें कि तमाम विद्वत लोगों की सभा मंडली एकत्र हुई, जिसमें हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता कविकुल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी भी उपस्थित थे। उनकी इच्छा थी कि खड़ी बोली हिंदी में अब तक कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। ये सर्वसम्मत से पारित हुआ कि हिंदी, खड़ी बोली हिंदी को भी काव्यमय भाषा नहीं, जिसके पहले ब्रज भाषा और अवधी भाषा काव्य के लिए प्रतिष्ठित हो चुकी थी। बाद में भी द्विवेदी युग में भी अवधी और ब्रजी भाषा में काव्य लिखे गए, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखने का श्रेय जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, जिन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा। और उसी समकालीन भारती के वरद पुत्र बाबू महान मनीषी मैथिल शरण गुप्त जी के द्वारा साकेत नामक महाकाव्य लिखा गया, जो रामचंद्र जी के तमाम विभिन्न आदर्शों के साथ ही साथ महिलाओं को भी प्रतिष्ठित किया गया। क्योंकि दैववशात रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में भी विशद अध्ययन सबका नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि दो प्रमुख महिला पात्रों के द्वारा, जिनके द्वारा पूरी रामायण महाकाव्य प्रतिष्ठापित हुआ, घटना को मोड़ देने वाली इन दोनों महिलाओं का त्याग किसी ने वर्णित नहीं किया। ऐसे में बाबू कविकुल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अन्य मनीषियों ने कहा कि ऐसा लिखा जाए ताकि इन महिलाओं के विशिष्ट योगदान को सराहनीयता मिले, समाज जाने कि उनका त्याग बलिदान क्या हुआ। वो प्रमुख महिलाएं थीं कैकेयी, जिसमें अपने महाकाव्य साकेत नामक महाकाव्य के अष्टम सर्ग में मैथिल शरण गुप्त ने उन्हें प्रतिष्ठापित किया, और उस कैकेयी नामक दिव्य प्रमुख पात्रा को, नायिका को, अपने पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा उन्हें भरपूर निखार करके एक दिव्य महिला का स्वरूप प्रदान किया। और दूसरी प्रमुख महिला हैं, प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नायिका हैं देवी उर्मिला, जिनके त्याग बलिदान को बीच में ही कथा की विमुखता के कारण, कथा के मोड़ को प्रदान करने के कारण शायद मनीषियों ने, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनकी भूल है ये, शायद कथा को मोड़ देने के लिए इन दोनों ही महिलाओं को महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी भी शायद बहुत समय नहीं दे पाए या बहुत इनकी प्रशंसा में नहीं कुछ कर पाए। लेकिन साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में मैथिल शरण गुप्त ने उर्मिला को एक दिव्य नारी के रूप में उनके बलिदान को, उनके अथक प्रयास को, महल की रखवाली इत्यादि को भरपूर मौका देकर उनके दिव्य और सौंदर्यमय सुंदर चरित्र को उभारा है। ऐसे में खड़ी बोली हिंदी काव्य का प्रणयन इन्हीं द्विवेदी जी महाराज जी के युग में हुआ और इन्हीं की प्रेरणा से हुआ। प्रेरणा स्रोत कई थे, स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी। द्विवेदी जी ने हिंदी की लिपियों में सुधार करके इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित किया। टंकणता में, लिपि में टंकण करने में भी आसानी हो, ऐसे नए नए अक्षरों का आविष्कार किया गया। नए नए अक्षर कई प्रकाशित हुए हैं, उन्हें हम थोड़ा सा उदाहरण देने में असमर्थ हैं, लेकिन वर्णन कर सकते हैं कि आधुनिक जो प है उसके नीचे एक रकार लगा करके, एक रकार जैसा बिंदी दे करके उन्हें अ का रूप दिया जाता था पहले। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वर्तमान की जो 12 खड़ी में अ आ ई है, उसमें ये अ और आ का आविष्कार द्विवेदी जी ने किया। तमाम ऐसी लिपियों का सुधार हुआ जिनमें उच्चारण बोध की जो दक्षता थी वह सामने आई। नहीं तो बहुत से अक्षर ऐसे थे जो लिखने में दिक्कत करते थे। तब जाकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस युग में तमाम नए नए कवियों, लेखकों, नौजवानों को तमाम कविता, लेख, कहानी, उपन्यास और संस्मरण और साहित्य समालोचना आदि लिखने में प्रेरित किया। और साकेत नामक महाकाव्य, प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया है, उदित हो गया, प्रमुदित हुआ और विकसित हुआ। आज इन दोनों ही महाकाव्यों को खड़ी बोली के प्रतिष्ठापन में सारा विश्व सराबोर हो जाता है। वैसे आधुनिकता का बोध
अब मैं सारांश में बताना चाहता हूँ कि आधुनिकता का बोध इन कवियों, लेखकों को, आचार्यों को, विद्वानों को, मनीषियों को प्रेरणा स्रोत ये अंग्रेज ही थे। ये लूटते तो थे, दमन तो करते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने ये हमारी हिंदी भाषा का परिष्करण भी किया, प्रेरणा भी दिए, जिससे हिंदी भाषा विकसित हुई। अगर गद्य को लेके चला तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये अपने क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे ही प्रचलित आम बोलचाल यानी ग्रामीण स्तर की बोलचाल की भाषाओं को खड़ी बोली का रूप प्रदान करके और अपने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया। ये उनका नहीं तो भाई अंग्रेज़ों का कुशासन था। हमारे विद्वान, हमारे कवि, हमारे मनीषी भला कहाँ छापा खाना कर पाते, और करते भी तो पकड़े जाते और जेल हो जाती। ऐसे में छिप करके इन लोगों ने अपना प्रयास किया और खड़ी बोली हिंदी के प्रयास में, विकास में इन पादरियों का योगदान जो होने जा रहा था उसे इन लोगों ने स्वीकार किया, सराहना की और उसके बाद उसी के माध्यम से अपने भी विचारों को खड़ी बोली में व्यक्त किया। तो मैं बताता चलूँ कि यह आधुनिक काल वाकई अंग्रेज़ों के प्रेरणा का प्रमुख काल है। इस प्रेरणा का, इस शोषण का, इस दमन का हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने भरपूर लाभ उठाया और इन्हीं की शैली में अनुवाद करा करके और तरह तरह से हिंदी भाषा का विकास किया। आधुनिक काल में आज पुनर्जागरण काल ये परिपूर्ण होता है। अब अगला जो काल है जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी जी का, और छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, दो और भी काल माने जाते हैं जो 1918 से 1929 तक छायावाद काल, और छायावादोत्तर काल में भी पुनः दो भाग किए जाते हैं, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, नई कविता काल। प्रगतिवाद का काल 1929 से 1953 ईस्वी तक है। नई कविता का काल 1953 से अनवरत जारी है, अद्यतन जारी है। तो अगला हम जागरण सुधार काल के विभिन्न यानी द्विवेदी युग के विभिन्न कवियों और उनके साहित्य में योगदान के बारे में, लेखकों के योगदान के बारे में हम अगले टर्न में प्रयास करेंगे, चर्चा